हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। आप लोग का एक बार फिर से सुमो बायोलॉजी में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 8 सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 11 चैप्टर सेल। सेल को हम लोग पढ़ रहे थे द यूनिट ऑफ लाइफ, एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, ribosomes and plastids. In this chapter, in this lecture, we are going to discuss cytoskeleton and nucleus. तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पे आपको हर चैप्टर के लेक्चर मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। अगर आप किसी टॉपिक को केवल फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, डिटेल आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं आज का साइटोस्केलेटन। और हर टॉपिक के टॉपिक वाइज है और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी उसी में इंटीग्रेटेड है, उसी में आप लोग को टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। बहुत जल्दी मैं सीरीज़ ला रहा हूँ लास्ट 5 ईयर्स की, हर चैप्टर की लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन, द क्वेश्चन दैट द नीट इन द लास्ट 5 ईयर नीट एग्जामिनेशन, जो क्वेश्चन चैप्टर वाइज आए हैं उनकी मैं आपको वीडियो लेक्चर अपडेट करूँगा, डालूँगा। तो उसमें ये भी है उसमें कि भाई कौन से इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टॉपिक, तो फॉलो कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साइटोस्केलेटन पे आइए। एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रेफर्ड एज टू द साइटोस्केलेटन। तो साइटोप्लाज्म में फिलामेंटस प्रोटीनस स्ट्रक्चर हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो कि 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, डिपेंडिंग अपॉन देयर डायमीटर। तो 3 तरह के आपको ये प्रोटीनस फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैं जो साइटोप्लाज्म में आपको मिल रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के। और ये क्या बना रहे हैं? नेटवर्क बना रहे हैं। इसी को हम लोग बोल रहे हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन सेल का स्केलेटन, सेल का कंकाल तंत्र। Filamentous structure present in the cytoplasm is collectively referred as cytoskeleton. The cytoskeleton in the cell are involved in many functions such as mechanical support. तो ये काम क्या कर रहा है? ये जो filamentous proteinous structure है, microtubules, microfilaments और intermediate depending upon their diameter, ये काम क्या कर रहे हैं? What is the function? Function है to support, mechanical support they provide, mechanical support, motility and maintenance of shape of cell. तो साइटोस्केलेटन का फंक्शन है to give the mechanical support to the cell, motility and maintenance of shape of cell. Cilia and flagella. Now move to the cilia and flagella. Cilia, singular, cilium, flagella, singular, flagellum. Hair-like outgrowth of the cell membrane. Cilia and flagella are hair-like outgrowth of the cell membrane. Cilia are small structure which work like oars. Cilia small structure है, work like oars, causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. तो ओर चप्पू जैसे होता है, आप देखते हैं नाव चलाने के लिए जो चप्पू चलाता है नाविक, वैसे ही सीलिया ओर की तरह काम कर रहे हैं। तो या तो ये मूवमेंट कर देंगे सेल, either the cell will move forward और द करंट पैदा होगी सराउंडिंग मीडियम में, फ्लूइड में। तो सीलिया वर्क्स एज ओर। फ्लैजेला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर देन सीलिया एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। फ्लैजिला सेल को मूव कर देगा, फ्लैजिला का स्ट्रोक इतना पावरफुल होगा दैट इट कैन मूव द सेल, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पोजेस फ्लैजिला। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, यूकैरियोटिक फ्लैजिला, फ्लैजिला दोनों में होता है, बट दीज आर structurally different from that of eukaryotic flagella, but the prokaryotic flagella is structurally different है from the eukaryotic flagella। ठीक है जी। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह की सेल में आपको फ्लैजिला मिल रहा है, लेकिन आपको फ्लैजिला फ़र्क मिलेगा इन द प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजिला, फ़र्क होता है। The electron microscopic study of a cilium or the flagella show electron microscopic study of cilium or flagellum show that they are covered with plasma membrane. तो cilia हो भले flagella हो, covered with plasma membrane. Cilium सिंगुलर है, cilia का, flagellum सिंगुलर है flagella का। तो cilium और flagellum जो है
कवर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनिम. द कोर कॉल्ड द एक्सोनिम possesses a number of microtubule running parallel to the long axis. उसमें आपको बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स मिल रहे हैं जो पैरेलल रन कर रहे हैं लॉन्ग एक्सिस के. द एक्सोनिम यूजली हैज 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल. द एक्सोनिम यूजली हैज 9 डबलेट. सो this is the presentation of exonym. This exonym, there are 9 doublets, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 doublets of peripheral tubules, and 2 microtubules are placed centrally, which are covered by central sheet. This is the central sheet. These are the central microtubules. These are joined by bridge. So axonym is the core, possesses a number of microtubule running parallel to the long axis. The axonym usually has 9 doublet of radially arranged microtubules and a pair of centrally located microtubules. Such an arrangement of axonymal microtubule, इस तरह का जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसको 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं, 9+2 array. The central tubules are connected by bridge. These central tubules are connected to each other by a bridge, and is also enclosed by a central sheet. And these central tubules, microtubules, are enclosed by a central sheet, which is connected to one of the tubules of each peripheral doublets by radial spoke. This central sheet connected to one of the tubule of doublet. So connected to the one of the tubule of doublet, one of the tubules of each peripheral doublet by a radial spoke. This is the radial spoke. This is the radial. This is the radial spoke. This is radial spoke. This is radial spoke. So which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by a radial spoke. Thus there are 9 radial spokes. तो इस तरह से आप देखेंगे कि 9 radial spokes. There is the presence of 9 radial spokes. So this peripheral doublets, central sheet connected to the one of the tubule of the peripheral doublet by a radial spoke. This is the radial spoke. Thus there are 9 radial spokes. No radial spokes only. Okay, this type of arrangement is called as 9+2 array. 9 peripheral doublet, 2 centrally placed microtubules which are connected to each other by bridges, and these central tubules, microtubules, are covered with central sheet connected to one of the tubule of the peripheral doublet by a radial spoke. So there are 9 radial spokes. These peripheral doublets are also connected to each other by means of linkers between them. These are the linkers between them. Peripheral microtubules, interdoublet bridge, and linkers by means of interdoublet bridge and linkers. These peripheral microtubules are also connected to each other. The central tubules are connected by bridges and is also enclosed by central sheet, which is connected to one of the tubules of the peripheral doublet by a radial spoke. Thus there are 9 radial spokes. The peripheral doublets are also interconnected by linkers. Peripheral doublets also interconnected by linkers. Both the cilium and flagellum emerge from centriole-like structure called the basal body. Cilium and flagellum emerge from the centriole-like structure called the basal body. तो जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि भाई प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला किसका बना हुआ है? 3 पार्ट है, फिलामेंट, बेसल बॉडी, हुक, एंड फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन प्रोकैरियोटिक का. तो बोथ सीलियम एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल-लाइक स्ट्रक्चर से इमर्ज हो रहे हैं कॉल्ड द बेसल बॉडीज. ये बात हुई आपकी हम लोग की सीलियम और फ्लैजिलम और उसके कोर की, एक्सोनीम की. अब हम लोग चलें अगले सेक्शन पे, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल. सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल. तो सेंट्रोसोम सेल ऑर्गेनेल है जो बना है किससे? 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल से.
दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। और ये सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल जो आपस में परपेंडिकुलर होंगे उनसे बना है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल usually containing two cylindrical structure, centrioles. They are surrounded by amorphous pericentriolar material. Around these centrioles are present amorphous. Amorphous means the material that do not have any definite shape. Amorphous pericentriolar material. Both the centriole and centrosome lie perpendicular to each other. Both centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other, in which each has an organization like the cartwheel. Both the centrioles in a centromere lie perpendicular to each other, in which each has organization like cartwheel organization. They are made up of 9 evenly placed peripheral fibrils of tubulin protein. They are made up of 9 evenly placed peripheral fibrils of tubulin protein. Each of the peripheral fibrils is triplet. So the difference between the centriole and flagellum core of the flagella, that is the basic difference, is that in case of flagellum, the peripheral microtubules are doublet, 2, whereas in case of centriole, the peripheral fibrils are triplet, in triplet configuration, that is they are present in 3 number triplet. The adjacent triplet are also linked. These adjacent triplets are also linked. जैसे कि वहाँ पे आपने देखा था peripheral doublets are linked to each other, interconnected by means of linkers between them. So यहाँ पे भी adjacent triplets are also linked. The central part of proximal region of centriole is also proteinous, called the hub. Central part of the proximal region of centriole is also proteinous in nature, called the hub, which is connected with the tubules of the peripheral triplet by radial scope. This central part, that is the proteinous, made up of proteinous in nature, this central part called the hub, connected to the peripheral triplets by radial spoke. The centrioles form the basal body of cilia and flagella. Centrioles form the basal body of cilia and flagella in spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cells. The centriole form the basal body of cilia and flagella. Centrioles form the basal body of cilia and flagella. Centrioles form the basal body of cilia and flagella and spindle fiber that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cell. This centriole form the basal body of cilia and flagella. So cilia and flagella emerge from the centriole-like structure basal body. यहाँ पे भी देखिए लाइन दी है, cilia and flagellum emerge from the basal body, centriole-like structure basal body, और centriole ही form कर रहा basal body. The centriole forms the basal body of cilia and flagella and spindle fiber. Centriole also forms the spindle fiber that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cells. तो ये आपका हो गया centriole के बारे में जानकारी. चलिए उधर देख लें हम लोग के पास क्या एक्स्ट्रा है. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, देखिए जो फिलामेंट्स फैले हुए हैं, प्रोटीन लाइक फिलामेंट्स, प्रोटीनस रॉड लाइक फिलामेंट्स, साइटोस्केलेटन में जो साइटोप्लाज्म में जो स्केलेटन है वही बना रहे हैं साइटोस्केलेटन. फिलामेंट 3 कैटेगरी में आप बांट देंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स सबसे मोटे हैं, सबसे ज़्यादा डायमीटर है अबाउट 25 नैनोमीटर. इतना यहाँ पे नोट कर लीजिए बस. माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर है 25 नैनोमीटर. ठीक है, इतने से काम चलेगा आपका, इससे ज़्यादा ना पढ़िए, कंफ्यूज ना होइए. माइक्रोफिलामेंट्स का डायमीटर है, थिकनेस है अबाउट 6 to 8 नैनोमीटर. और ये इन बिटवीन है, वो 25 थे, ये 6 to 8 है, ये 10 के अराउंड है, इंटरमीडिएट. ठीक है जी,
केवल यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, याद रख लीजिएगा। आगे चलिए, तो ये आपकी पूरी वही बुक की लाइनें हैं, इसको पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग पढ़ाए। सीलिया और फ्लैजिला जो अपने एनसीईआरटी की लाइनें हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे साथ साथ आपके सब चलेगा कि भाई ये 9 पेरिफेरल डबलेट है, इंटरकनेक्टेड है बाय मीन्स ऑफ लिंकर्स बिटवीन देम, उनके बीच में लिंकर्स हैं, लिंकर्स की सहायता से पेरिफेरल डबलेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसके अलावा सेंट्रल शीट के अंदर 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंटर में, उसके बीच में ब्रिज, और ये सेंट्रल शीट पेरिफेरल डबलेट्स के एक से one of the tubules of the peripheral doublet, this central sheet is connected by radial spokes. So there are 9 radial spokes, 9 radial spokes हैं। ये किसके बारे में डिस्क्रिप्शन है? एक्सोनीम ऑफ सीलियम और फ्लैजिलम। और सीलियम फ्लैजिलम इमर्ज किससे हो रहे हैं? सेंट्रियोल लाइक बेसल बॉडी से अराइज हो रहे हैं। ये है आपका, देखिए सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल में हम लोगों ने देखा सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। 9 उसमें पेरिफेरल ट्रिपलेट आपको मिल रहे हैं। ये देखिए ट्रिपलेट है। सेंटर में प्रोटीनस हब है और इस हब से ये रेडियल स्पोक्स हैं, और ये ट्रिपलेट भी आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से वाया, उनके बीच में लिंकर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। They are surrounded by amorphous pericentriolar material. Both the centriole in centrosome lie perpendicular to each other, in which each has an organization like cartwheel. तो cartwheel का तरह का अरेंजमेंट है। They are made up of 9 evenly placed peripheral fibrils of tubulin. ये peripheral fibrils tubulin प्रोटीन के बने हैं। Each of the peripheral fibril is triplet है। The adjacent triplets are also linked. ये ट्रिपलेट भी आपस में एक दूसरे से लिंकर की सहायता से लिंक्ड है। द सेंट्रल पार्ट प्रोटीनस हब कहलाता है, जो पेरिफेरल ट्यूब्यूल से, जो हमारे ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं, रेडियल स्पोक से अटैच है। सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी बना रहा है स्पिंडल फाइबर दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। चूज द इनकरेक्ट पेयर। अब देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। सीलियम और फ्लैजिलम 9+2 अरेंजमेंट दिखाता है, ठीक है। एक्सोनीम कोर ऑफ सीलियम एंड फ्लैजिलम, ठीक है। बेसल बॉडी सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। रेडियल स्पोक कनेक्ट 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। रेडियल स्पोक क्या कनेक्ट कर रहा? सेंट्रल शीट को कनेक्ट कर रहा है 1 ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। सो दिस इज नॉट द करेक्ट, दिस इज द इनकरेक्ट। Which of the following statement is false? Both the centriole in a centromere lie perpendicular. Okay. Both the centrioles in centromere lie perpendicular to each other. ठीक बात है। Centriole form the basal body of spindle fiber only. Each centriole has an organization like that of cartwheel. Centrosome usually contains 2 cylindrical centrosomes. तो ये कह रहा है सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ओनली। बेसल बॉडी स्पिंडल फाइबर की बना रहा है, केवल गलत है। बेसल बॉडी किसकी बना रहा है? बेसल बॉडी सेंट्रियोल हमारे सीलियम और फ्लैजिलम की भी बना रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट कि केवल स्पिंडल फाइबर की बेसल बॉडी बनाता है, गलत है। बाकी स्टेटमेंट ठीक है। ईच सेंट्रियोल हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट ऑफ कार्टव्हील, ठीक बात है। सेंट्रोसोम यूजली कंटेन 2 सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम किसका बना है? 2 सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल्स का बना है विच लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। So statement number 2 is not the correct one, and we have to choose the incorrect. That's why 2 is the right choice to make. Choose the false statement. Centrosome, cytoplasmic structure of animal cell. Centriole forms spindle poles. Centriole membraneless but surrounded by amorphous. Centrosome occurs in all eukaryotic cells. Centrosome present only in animal cell, not in plant cell. So centrosome, cytoplasmic structure of animal cell, correct है। Centriole forms spindle poles. Centriole spindle pole बनाते हैं, correct है। Centriole membranousness है, surrounded by amorphous pericentriolar bodies, correct है। Centrosome occurs in all eukaryotic cell, that is not the correct statement. Centrosome absent in
plant cell. The central part of proximal part of centriole is central part of the proximal region of centriole is proteinous hub. Your answer should be hub. Centrosome are present in plant cell only, in animal cell, in both, in fungal, in animal cell. Which of the following statement is incorrect about centriole? Both the centriole lie perpendicular. Central proteinous hub is missing in centriole. Each centriole has an organization like cartwheel. Centrosome usually contain two cylindrical. Incorrect statement क्या है? Proteinous hub is missing in centriole. This is not the correct statement. Move to the next section, nucleus. Okay, चलिए नेक्स्ट सब टॉपिक पे चले, हम लोग न्यूक्लियस पे चले. Nucleus is as a cell organelle was first discovered by Robert Brown as early as 1831. न्यूक्लियस को सेल ऑर्गेनेल के तौर पे किसने डिस्क्राइब किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831. लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग. तो न्यूक्लियस को सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल के तौर पे डिस्क्राइब किया किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने in 1831. Later the material of nucleus stained by basic dyes. न्यूक्लियस के मटेरियल को हम लोग बेसिक डाई से स्टेन कर सकते हैं एंड गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग. फ्लेमिंग वाज द साइंटिस्ट who gave the term or name chromatin. The interphase nucleus of a cell when it is not dividing. The interphase nucleus has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin. तो interphase nucleus में आपको क्रोमेटिन डीएनए थ्रेड ऐसे रूप में मिलेगा, हाईली एक्सटेंडेड फॉर्म में मिलेगा. न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई. तो आपको इंटरफेस के सेल जब इंटरफेस में जब वो डिवाइड नहीं हो रही उस समय आपको कैसा दिखाई देगा? डीएनए में क्रोमेटिन थ्रेड ऐसे दिखाई देगा. साथ के साथ क्रोमेटिन थ्रेड के अलावा जिसको हम लोग क्रोमेटिन बोल रहे हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोप्लान एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियोलाई. और एक या एक से ज़्यादा आपको स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियोलाई आपको प्रेजेंस दिखाई देगी. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप व्हेन कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन with the space between them called the perinuclear space forms a barrier between the material present inside the nucleus and that of cytoplasm. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब आप देखेंगे आपको पता लगेगा कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो दो मेम्ब्रेन है और उनके बीच में पैरेलल मेम्ब्रेन है और उनके बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस है 10 to 15 नैनोमीटर स्पेस, वो 10 to 15 नैनोमीटर है. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक बैरियर बना रहा है, बाहर है साइटोप्लाज्म और अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में forms a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. तो inside the nucleus क्या क्या है? inside the nucleus क्रोमेटिन थ्रेड है, डीएनए, कुछ आरएनए होंगे, राइबोसोम्स वगैरह होंगे और आपके राइबोसोम जो भी असेंबल हुए मतलब बने, और आपका क्या है? और आपका मैट्रिक्स है. यहाँ पे न्यूक्लियस का मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस है, न्यूक्लियोप्लाज्म में अंदर की तरफ ये है, बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म है. तो उनके बीच में एक बैरियर बना रहा है क्या? हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डबल मेम्ब्रेन है, पैरेलल है एक दूसरे के, और उनके बीच में 10 to 15 नैनोमीटर का डिस्टेंस है, स्पेस है. द आउटर मेम्ब्रेन यूजली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन usually remains continuous with rough endoplasmic reticulum. The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosomes on it. और उस पर ribosomes है. At a number of places the nuclear envelope is interrupted by minute pore. बहुत जगहों पे आप देखेंगे कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इंटरप्टेड है, कंटिन्यूस नहीं है, वो माइन्यूट पोर बना देगी जिसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, विच आर
फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर पोर वहाँ बन जाएगी जहाँ पे ये दो मेम्ब्रेन एक दूसरे से फ्यूज हो गई हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन यूजली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट। बहुत सारी जगह पे एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर which are formed by the fusion of two membranes. These nuclear pores are the passage through which movement of RNA and protein molecules take place in both directions. ये आपके लास्ट ईयर नीट में आया था क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। उसमें एक स्टेटमेंट ये था, दिस न्यूक्लियर पोर आर द पैसेजेस थ्रू विच मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। तो ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दो, और जहाँ जहाँ पे ये फ्यूज हो जाएंगी वहाँ वहाँ ये बना देंगी न्यूक्लियर पोर। इस न्यूक्लियर पोर से RNA कैन मूव आउटसाइड एंड प्रोटीन कैन मूव इनसाइड। तो दोनों डायरेक्शन में लेन देन चल रहा है। न्यूक्लियर पोर अलाउज द मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। ज़्यादातर केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, सिंगल न्यूक्लियस होता है एक सेल में। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड। और आपको कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियाई पर सेल। तो एस्केरिस की एपिडर्मिस सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ऐसे ही आपको फंजाई के में जो मिल रहे हैं हाइफा, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड मिल सकते हैं। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस और इवन सम मैच्योर सेल न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैनी मैमल्स, RBC ऑफ मैनी मैमल्स, RBC ऑफ ह्यूमन बीइंग आल्सो इन्यूक्लिएटेड। जब न्यूली फॉर्म्ड होती है RBC तब उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैच्योर ह्यूमन RBC में न्यूक्लियस नहीं होता। एंड सीयू ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट में कॉम्प्लेक्स टिश्यू फ्लोएम का एक कंपोनेंट है सीयू ट्यूब सेल्स। सीयू ट्यूब सेल्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता। वुड यू कंसिडर दीज सेल्स एज लिविंग? यस, डेफिनेटली दीज सेल्स आर लिविंग। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लास्ट कंटेन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मैट्रिक्स में ग्राउंड सब्सटेंस या उसको हम कहें न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है, न्यूक्लियोलस होगा एंड क्रोमेटिन थ्रेड होगा, न्यूक्लियोलस होगा। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लूरल ऑफ न्यूक्लियोलस इज न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई स्फेरिकल स्ट्रक्चर हैं प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको मिल रहे हैं। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म as it is not membrane bound structure. So nucleolus is not bound by any membrane, therefore the content of nucleolus is continuous with rest of the nucleoplasm. It is a site of active ribosomal RNA synthesis. So nucleolus is the active site for rRNA synthesis. इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है ये। nucleolus is the active site for the synthesis of rRNA. rRNA takes part in the formation of ribosome. rRNA along with protein forms ribosome. Larger and more numerous nucleoli are present in cells actively carrying out protein synthesis. तो आपको बड़े बड़े या ज़्यादा न्यूक्लियोलाई मिल सकते हैं किन सेल्स में, उन सेल्स में इन विच द एक्टिव सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस गोइंग ऑन, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस एज अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिड। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ा कि भाई अगर इंटरफेस न्यूक्लियस है, इंटरफेस फेज में है सेल के न्यूक्लियस, तो इस समय इसका जो DNA थ्रेड है वो एक क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में एक लंबा नेटवर्क है। It has a loose and indistinct network of nucleoprotein fiber called chromatin. इंटरफेस न्यूक्लियस का जो जेनेटिक मटेरियल है वहाँ पे इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का है। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स हमारे DNA थ्रेड जो है इस समय
क्रोमेटिन के फॉर्म में है, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, लेकिन जब सेल इंटरफेज से एम फेज में आती, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, डिफरेंट स्टेजेस में आती है, सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, तब ये डीएनए थ्रेड या क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस हो जाता है या पैकेजिंग हो जाती है कहिए, तो ये कंडेंस होकर क्या क्रोमोसोम का फॉर्म एक्वायर कर लेता है, स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, तब आपको ये क्रोमोसोम के रूप में मिलेगा। क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए, ये जो क्रोमेटिन था थ्रेड था किसका बना है, डीएनए का। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। So chromatin contains DNA. Chromatin DNA का बना है and some basic proteins called histone protein. In case of eukaryotic cell, there are the presence of histone proteins which are basic protein. Some non-histone proteins are also taking part in the compaction or packaging of DNA and also some RNA. A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 chromosomes. एक सिंगल सोमेटिक सेल ह्यूमन सेल में, एक सिंगल सोमेटिक सेल में, अ सिंगल ह्यूमन सेल सोमेटिक सेल हैज़ अप्रोक्सीमेटली 2 meter लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम, जो उसके 46 क्रोमोसोम में बटा हुआ है। यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इन दिस चैप्टर और दैट चैप्टर। हम लोग इसको स्टडी करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो इंटरफेस में जब ये है, ये आपको एक थ्रेड ऐसे इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क आपको देखने को मिल रहा है थ्रेड का, क्रोमेटिन जिसको हम बोल रहे हैं, क्योंकि क्रोम का मतलब कलर्ड, इसको जब आप रंग देंगे कलर दिखाई देगा। ये थ्रेड कंडेंस होकर क्या बना देगा क्रोमोसोम इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल एंटर करती है एम फेज में, तब वो क्रोमोसोम का शेप एक्वायर कर लेती है, रूप फॉर्म एक्वायर कर लेती है। और पैकेजिंग में इसके क्या काम आते हैं, हिस्टोन्स प्रोटीन एंड सर्टेन नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स। हिस्टोन्स प्रोटीन्स आर बेसिकली basic protein which carry positive charge at their side chain, and arginine lysine amino acids are predominantly present in the histone protein. arginine lysine होते हैं, ये बात आपको क्लास 12 के चैप्टर में भी स्टडी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल। क्रोमोसोम आपको कब शो होंगे, जब सेल प्रॉपर डिवीजन कर रही है तभी क्रोमोसोम आपको दिखाई देंगे, वरना इंटरफेज में ये आपको क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में दिखाई देगा। इसेंशली एज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और द सेंट्रोमियर। और क्रोमोसोम में आपको एक कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाई देगा जिसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं। ऑन द साइड्स ऑफ विच डिश शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द काइनेटोकोर आर प्रेजेंट। ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के साइड पे आपको काइनेटोकोर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, काइनेटोकोर। सेंट्रोसोम होल्ड्स 2 क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम। सेंट्रोसोम होल्ड कर रहा है 2 क्रोमेटिड। 2 क्रोमेटिड क्यों होल्ड कर रहा है भाई, क्योंकि एक तो ये आपका ओरिजिनल जो पहले से था उसका डीएनए मॉलिक्यूल, एक अब रेप्लिकेशन हो चुका। जब ये एम फेज में आ गया है क्रोमोसोम, जब ये बना है, तो उससे पहले हम लोग का इंटरफेज में G1 S G2 एस फेज हो चुकी, और एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट्स इटसेल्फ, डीएनए रेप्लिकेशन take place in the S phase. So when cell enters into the M phase, DNA duplication has been already taken place. DNA duplication हो चुका, तो एक नया मॉलिक्यूल यहाँ पे है। अब ये भी कंडेंस हुआ जो उसके पास शुरू से था, एक ये कंडेंस हुआ जो ये नया बना है मॉलिक्यूल न्यूली सिंथेसाइज। तो इस समय ये 2 क्रोमेटिड आपको देखने को मिलेंगे आपके एम फेज में, ठीक है। आइए फिर से पढ़ता हूँ मैं। सेंट्रोसोम होल्ड्स 2 क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम। तो सेंट्रोसोम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है, इस पे 2 क्रोमेटिड इस समय है। क्रोमेटिड क्या, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज क्रोमेटिड, क्रोमेटिड इज द हाफ ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। हाफ पार्ट ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इज क्रोमेटिड। बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ पे है क्रोमोसोम में, बेस्ड ऑन दिस chromosomes can be classified into 4 types: metacentric, submetacentric, telocentric और acrocentric. Metacentric chromosomes has middle. Metacentric chromosome में जो metacentric chromosome है ये बिल्कुल in between होगा, तो both the arms are almost equal in size. The metachromatic chromosomes has in the middle
situated centromere has middle centromere forming two equal arms. Some metacentric chromosome has centromere slightly away from the middle. So slightly away from the middle, one large and one small arm will be formed in this way. Slightly away from the middle of the chromosome, resulting into one shorter arm and one longer arm. In case of acrocentric chromosome, the centromere is situated close to one of its ends. This is the example of, this is the metacentric, submetacentric. In metacentric, both arms are almost equal size. Submetacentric, one arm short, one arm long. Acrocentric, one arm is very much short and one arm is very much long. Centromere is situated almost at the end of, its one end, forming one extremely short and one very long, whereas telocentric centromere is situated at the terminal end, so only one arm is formed as a terminal centromere. So according to the position of centromere, chromosomes are classified into 4 types. Sometimes a few chromosomes had non-staining constriction at constant location. किन्हीं क्रोमोसोम में आपको नॉन स्ट्रेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, तो एक कॉन्स्ट्रिक्शन तो है ही है, एक कॉन्स्ट्रिक्शन और दिखाई दे रही है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाई दे रही है एट अ कांस्टेंट लोकेशन पे. दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट. दिस इज सैटेलाइट. तो आपको एक स्मॉल फ्रेगमेंट सैटेलाइट साथ में दिखाई देगा. ये देखिए, ये रहा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और ये सैटेलाइट. तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से सैटेलाइट बन गया. माइक्रोबॉडीज, many membrane bound minute vesicles called microbody that contain various enzymes are present in both plant cell and animal cells. माइक्रोबॉडीज मिल सकती हैं, ये माइन्यूट वेसिकल्स हैं जो कंटेन कर रही हैं डिफरेंट एंजाइम, वेरियस एंजाइम. यहाँ पे आके आपका चैप्टर ख़त्म. चलिए न्यूक्लियस से रिलेटेड कोई और चीज़ जो आपकी छूट गई हो. तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया. ये अब आप अपनी एनसीईआरटी में लिख लीजिए, इन ऑर्किड रूट सेल, जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया. रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर तो किया, डिस्क्राइब तो किया, इन ऑर्किड रूट सेल. ठीक है जी. बेसिक डाई जिससे स्टेन करते हैं, ये वहाँ पे जिक्र है, उसको एसिटोकार्मीन्स हैं और फ्यूशिन है. फ्लेमिंग ने जिसको यूज़ की थी, ये लिख लीजिए, ये 2 पॉइंट लिख लीजिए अपने एनसीईआरटी में. आगे बढ़ता हूँ मैं. तो यहाँ देखिए, यहाँ न्यूक्लियस का बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है. ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर पोर है, ये आपका न्यूक्लियोलस है. स्फेरिकल पार्ट फोंटाना ने डिस्कवर किया था, आगे मैं लिखवा दूंगा आपको. ये न्यूक्लियोलस और ये आपके क्रोमेटिन थ्रेड हैं जो पहला पड़ा है इंटरफेस का. ठीक है जी. ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये बाहर साइटोप्लाज्म है. ये न्यूक्लियर पोर से आरएनए बाहर आ सकते हैं और न्यूक्लियर पोर से प्रोटीन्स अंदर जा सकती हैं. आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जहाँ पे फ्यूज़ हो गई न्यूक्लियर पोर बन गए. इनके बीच में डिस्टेंस 10 to 50 नैनोमीटर का है. चलिए आगे चलूँ. Hammerling by his experiment on acetabularia proved that nucleus control the genetic information. ये एक लाइन लिख लीजिए कि वो साइंटिस्ट जिसने ये साबित किया था कि न्यूक्लियस के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है. कौन था वो साइंटिस्ट? हमारे जे हैमरलिंग. एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे? एसिटेबुलेरिया पे किए थे, एल्गा पे किए थे. इतना लिख लीजिए बस, थोड़ा सा चलेगा आपका काम. जो 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा मैं लिखा देता हूँ. अच्छा, कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट पैरामीशियम कॉर्डेटम कंटेन 2 न्यूक्लियस. पैरामीशियम कॉर्डेटम में 2 न्यूक्लियाई हैं. एस्केरिस की एपिडर्मल सेल जिसका मैंने बात किया था, सिंसीशियल सेल्स कहलाती हैं, मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं. हाइफा में मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं. मैच्योर सेल्स, ये सारी बातें हो गई, उनका तो मैंने आपको कर ही दिया था जिक्र. न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किसने किया? फोंटाना. जस्ट मैंने अभी आपको बताया. टर्म गिवन बाय बॉमेन, लिख लीजिएगा अगर आप चाहें तो. न्यूक्लियोलस डिस्कवर्ड बाय फोंटाना, टर्म गिवन बाय बॉमेन. और ये सारी भाग हो गई. द एरिया ऑफ न्यूक्लियोलस विच कम इन कॉन्टैक्ट विद डीएनए इज नोन एज NOR, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन रीजन. ये बात लिख लीजिए, द एरिया ऑफ न्यूक्लियोलस विच कम इन कॉन्टैक्ट विद डीएनए. तो भाई ये हमारा न्यूक्लियोलस है. अब इसके संपर्क में जो न्यूक्लियोलस का वो भाग जो डीएनए के संपर्क में आ गया, कम्स इन कॉन्टैक्ट विद डीएनए, नोन एज NOR.
nucleolus organizer region, and it is the active site of RNA synthesis. तो ये सब मेटासेंट्रिक, ये है हमारा मेटासेंट्रिक, ये है सब मेटासेंट्रिक, ये है एक्रोसेंट्रिक, ये है टीलोसेंट्रिक। जो आपकी छोटी आर्म बनती है, छोटी आर्म को पी से और बड़ी आर्म को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट को। ये पूछा जा चुका क्वेश्चन आपके नीट में, नीट 2017 या 18 का क्वेश्चन है। ये जो छोटी बड़ी आर्म बन जाती है उसका किस अल्फ़ाबेट से हम लोग उसको सिम्बलाइज़ करते हैं, तो पी और क्यू से सिम्बलाइज़ करते हैं, पी से छोटी, क्यू से बड़ी। तो पहले ये सब बहुत बताता था मैं, लैम्ब्रश क्रोमोसोम या पॉलीटीन क्रोमोसोम पूछा नहीं गया तो छोड़िए, इसको हटाइए। अपनी एनसीईआरटी के बाहर की बात पे आप लोग को क्यों बताऊं। कह रहा है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट न्यूक्लियस। फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन, कॉल्ड क्रोमेटिन, न्यूक्लियली स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लान, ऑल ऑफ द अबव, सभी सही हैं। फॉर द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस द बेस्ट सेल इज, किससे करेंगे बेस्ट सेल न्यूक्लियस को स्टडी करने के लिए? इंटरफेज में, इंटरफेज में जब है तब हम उसको स्टडी करना बेटर समझेंगे। विच वन इज करेक्ट अबाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? बोथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल नेवर फ्यूज, गलत है। बोथ मेम्ब्रेन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड फ्यूज टू फॉर्म न्यूक्लियर पोर एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस, सही है। राइबोसोम अटैच टू इनर, आउटर पे होता है, गलत है। बोथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, नेवर फ्यूज, गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस इज स्टेन बाय एसिड डाई, बेसिक डाई, अब आपको पता ही है बेसिक डाई से स्टेन करते हैं। द न्यूक्लियर पोर्स आर पैसेज फॉर मूवमेंट ऑफ सर्टेन मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इन बोथ द डायरेक्शन, विच वन इज करेक्ट? प्रोटीन एंजाइम एंटर इनटू द न्यूक्लियस, राइबोसोम कंपोनेंट्स मूव आउट ऑफ द न्यूक्लियस, मैसेंजर आरएनए मूव्ड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, ऑल ऑफ द अबव। प्रोटीन एंजाइम एंटर करते हैं, मैसेंजर आरएनए बाहर आता है, राइबोसोम कंपोनेंट्स बाहर आते हैं। द सेल्स दैट लैक न्यूक्लियस आर, जो न्यूक्लियस को लैक करती हैं, इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैनी मैमल, ठीक बात है। ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट, ठीक बात है। लिम्फोसाइट्स ऑफ मैमल, बोथ ए एंड बी। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियोलाई, इट इज द साइट ऑफ मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस। लार्जर एंड मोर numerous nucleoli present in cells actively carrying out protein synthesis, yes, this is the correct. Nucleolus contains nucleoplasm, nucleus contains nucleoplasm. Nucleolus is single membrane, nucleolus is not bound by any membrane, so this is not correct, this is not correct, this is not correct. B statement is correct. चूज द इनकरेक्ट पेयर, इनकरेक्ट पेयर को चुनिए। हिस्टोन्स बेसिक प्रोटीन है, ठीक बात है। सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक बात है। काइनेटोकोर डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, none of the above. Disc shape structure present on the sides of centromere, so incorrect pair कोई भी नहीं है। The chromosomes are divided out to how many type on the basis of position of centromere? कितने टाइप में बांटा भाई हमने? 4 में। तो यहाँ पे आके अब आपका ख़त्म हो गया है ये चैप्टर। अब ये देखिए समअप करूँ मैं, समअप में इसको मैं पढ़ के आपका समय नहीं ख़राब करूँगा। ये समअप है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसको आप लोग मैं एक एक दो सेकंड के इंटरवल पे इसको आगे बढ़ाता रहूँगा। इसको आप लोग स्क्रीन कैप्चर करके नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग जब भी खाली बैठें उसको हनुमान चालीसे की तरह याद करते रहें, ताकि आपका बेड़ा पार हो। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने इस चैप्टर के लिख दिए हैं। तो फिर से क्वेश्चंस आ गए, क्वेश्चंस हम लोग बहुत लगा चुके हैं। तो ये चैप्टर यहाँ आके ख़त्म, टिंग टिंग टिंग। नेक्स्ट चैप्टर में बायोमॉलिक्यूल में मिलता हूँ आपसे, बस एक छोटे से अंतराल के बाद। इस चैप्टर को लगा लीजिए। इस चैप्टर के अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए, तो बेटा आपको एक काम करना पड़ेगा, सब घर बैठे नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा आपको? मेरे सुमो बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। सुमो बायोलॉजी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उस पर DPP हैं बहुत सारी और उस पर टेस्ट भी है। इस
चैप्टर का। जब आपको लगे आपको इसमें कमांड हो गई चैप्टर को, तब आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिए और अपनी प्रैक्टिस को और दुरुस्त कर लीजिए। तो मिलता हूँ आपसे ब्रेक के बाद। एंजॉय करिए, मज़े लीजिए। एक ब्रेक के बाद बायोमोलिक्यूल चालू करते हैं। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।